हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एरा ऑफ फिजिक्स पर। और जैसा कि आपको पहले करवाया भी जा चुका है और पहले काफी टॉपिक्स हम पढ़ भी चुके हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उनके बारे में ही हमने डिस्कस किया था पहले। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक नहीं, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। और ये जो आज की क्लास की जो सीरीज चलेगी आपके एग्जाम तक चलेगी। और एग्जाम तक चलने वाली इस सीरीज से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं ये बता दूं कि आज की सेशन, आज का जो क्लास है वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल रहने वाले हैं और किसके ऊपर बेस्ड होगा। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। क्या डिस्कस करेंगे भी? इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट। ऐसे ही ये सीरीज चलेगी। एक क्लास में हम एक चैप्टर के सभी फॉर्मूले हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, सारे के सारे फॉर्मूले इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने इन फॉर्मूलों के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको हर फॉर्मूले के साथ साथ बताता चलूंगा। और कैसे न्यूमेरिकल बनेगा वो चीज भी मैं आपको इसके साथ बताता जाऊंगा। तो बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक और कोई भी डिस्टर्बेंस किए बिना वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होगा चार्ज ऑन एनी बॉडी। क्या होगा भाई हमारा फर्स्ट फॉर्मूला? चार्ज ऑन एनी बॉडी जो होगा Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या होगा? प्लस माइनस ई एन ई। जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो चार्ज होगा ना वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये आपको बता चुका हूं। तो E यहाँ पे क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 19 कूलम है ना। और इसी को क्या कहा जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? यहां से एक इलेक्ट्रॉन में एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फाइंड किया जाता है, जो मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूं। जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर फर्स्ट की वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड किया जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी इसको बोला जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी इसको बोला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने आपको बता दी है ना। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बना था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। हाँ चलो। और जो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो है जिसके बारे में मैंने वन लाइनर जो बताए थे, इस चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चंस बताए थे, वो भी आपको ध्यान से समझने हैं, ठीक है ना। चलो सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सेकंड टॉपिक इस चैप्टर से रहने वाला है कूलम्ब फोर्स, है ना। कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। क्या होगा भाई? कोई भी दो चार्जेस के बीच में कूलम्ब फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। Q1 और Q2 यहाँ पे क्या है बच्चों? Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस ऑफ बोथ चार्जेस। दोनों चार्जेस है Q1 एंड Q2, दो चार्ज है वो है। जैसे देखो यहाँ पे ये इसका जो Q1 और ये Q2 और यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस है R। ये दोनों रखे हैं कहाँ पे? वैक्यूम के अंदर रखे हैं भाई। कहां पे रखे हैं? वैक्यूम में रखे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे। तो इसलिए यहाँ पे F इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये आ गया आपके पास कूलम्ब फोर्स। क्या आ जाएगा भाई? ये कूलम्ब फोर्स आ जाएगा। अब इस कूलम्ब फोर्स में यहाँ पे देखो आपको एक दिख रहा होगा K, और इस K को मैंने आगे लिखा है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलम्ब फोर्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे हमारे फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं तब मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चंस का ध्यान से वीडियो में एंड तक बने रहना, ध्यान में रख लो इस बात को, ठीक है। तो K की बात करते हैं। यहाँ पे K की वैल्यू लिखी मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको ही लिखा जाता है 9 इंटू में 10 टू पावर 9। और इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट आ जाएगी न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। ये यूनिट आ गई आपके पास K की। कूलम्ब कांस्टेंट इसको बोला जाता है। और K की यूनिट आ गई आपके पास न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको क्या बोला जाता है?
एप्सिलॉन नॉट क्या क्या बोला जाता है? परमिटिविटी। क्या बोला जाता है भाई? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या बोला जाता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो होता है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। ये होती है भाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू। ठीक है ना? आई बात समझ में? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू आपके पास ये हो गई। अच्छा, सारी चीजें समझ में आ रही है, सीक्वेंसेस समझ में आ रही है ना? थम्स अप जरूर कीजिएगा और वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कि जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लग भी रहा है या नहीं लग रहा, या मैं ऐसे ही माथापच्ची कर रहा हूं यहाँ पे, है ना? तो जरूर बताना। तो ये हो गया कूलम्ब फोर्स। अब अभी हमने कंडीशन इसकी क्या पढ़ी है? अगर ये कहां पे रखा है भाई? वैक्यूम में रखा है। मान लो इसको रख दिया कहां पे भाई? मीडियम में। मीडियम में रख दिया कूलम्ब को। दोनों चार्जेस जो हैं ये कहां पे रख दिए? Q1 और ये Q2, और इन दोनों के बीच में R, और यहां पे कोई मीडियम रख दिया जिसकी परमिटिविटी है वो क्या हो जाएगी आपके पास? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। और ये है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर किसी भी बच्चे का ध्यान मेरी आवाज की बजाय जो बाहर डीजे बज रहा है उसके ऊपर जा रहा है तो वो बाय चांस नहीं, कंप्लीटली आपकी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि सॉन्ग नहीं सुने जाते पढ़ने के टाइम पे। अभी हम मैथ नहीं पढ़ रहे, अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान में रखना है। सॉन्ग की आवाज पे अगर किसी के कान गए तो न मां की सौगन लग गए। क्या कहा भाई? Q1 एंड Q2 बीच में क्या है? एप्सिलॉन R। इसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है भाई? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, बात आ रही समझ में सभी को? चलो, तो Q1 और Q2, ठीक है। तो यहां पे इस टाइम पे जब मीडियम में रख दिया जाएगा तब हो जाएगा फोर्स उनका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हो जाएगा फोर्स। कब हो जाएगा? मीडियम के अंदर। कब हो जाएगा भाई ये फोर्स? मीडियम के अंदर हो जाएगा। जब मीडियम की बात करेगा ना तब फोर्स हो जाएगा Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। चलो और आगे डिस्कस कर लेते हैं इसका, है ना? कूलम्ब फोर्स से क्वेश्चन भाई जाने नहीं दूंगा बाहर, मैं पहले बता रहा हूं। कूलम्ब लॉ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी, कतई भी बात नहीं जाएगा। चलो बता देते हैं। तो मैं यहां पे बात करूं कि F वैक्यूम को मैं नोट लिख देता हूं, ठीक है ना? वैक्यूम को नोट लिख देता हूं और एफ मैं किसको लिख रहा हूं? मीडियम को। दोनों का रेशियो जब मैं फाइंड करूं तो मेरे पास फाइनली रेशियो क्या आएगा? एप्सिलॉन R के इक्वल आएगा। एप्सिलॉन R के इक्वल आएगा। और इसी को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है भाई? इसी को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आया सभी को? ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखो, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। एप्सिलॉन R को क्या जाता है भाई? ये R लिखा ना, ये रिलेटिव परमिटिविटी भी इसको बोला जाता है, तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहने वाला है आज का? अगला कॉन्सेप्ट रहने वाला है चार्ज डेंसिटी। क्या रहने वाला है भाई? चार्ज डेंसिटी अगला कॉन्सेप्ट हम करेंगे यहां पे। व्हाट डू यू मीन भाई? चलो भाई चार्ज डेंसिटी करते हैं। चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी तीन टाइप की यहां पे हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है भाई। लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। क्या होगा भाई? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीन टाइप की हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी होने वाली है। अच्छा, इसको डिनोट किया जाता है लेमडा से, इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से, इसको डिनोट किया जाता है रो से। ठीक है ना? लेमडा, सिग्मा एंड रो से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, तो लेमडा इक्वल टू मैं लिखूंगा, लेमडा इक्वल टू लिखूंगा चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसी भी वायर के ऊपर, किसी भी एक स्टेट वायर के ऊपर। ठीक है ना? तो चार्ज अपॉन में उसकी लेंथ।
क्या आ जाएगा भाई, चार्ज अपॉन में लेंथ। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन में उसका एरिया, क्या आ जाएगा भाई, चार्ज अपॉन में एरिया। यहाँ पे एक ही जगह पे कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, और जो ये रो है इसको लिखा जाएगा चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। बात आ रही समझ में। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो कूलम पर मीटर आ जाएगी, इसकी यूनिट की बात करेंगे तो कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी, इसकी यूनिट की बात करेंगे तो कूलम पर मीटर क्यूब आ जाएगी, है ना। चार्ज डेंसिटी से ज्यादा कंफ्यूजन अपने दिमाग में क्रिएट नहीं करना है, इतना ही कॉन्सेप्ट है बस। इनकी डेफिनेशन, इनकी यूनिट और इनका फॉर्मूला क्लियर है भाई बच्चों, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट हमारा रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोला जाता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, ई से इसको डिनोट किया जाता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक कैसी है भाई, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है विच हैव डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। चलो देखो, तो क्या देगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई वेक्टर यहां पे हमारे पास इसको डिनोट किया जाता है। तो ई वेक्टर जो होता है वो होता है एफ अपॉन में क्यू के, मतलब यूनिट क्या हो जाएगा, मतलब मैं इसको चार्ज को क्या कर दूंगा, यूनिट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, यूनिट कर दूंगा, मतलब एक कूलम कर दूंगा, तब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, एफ अपॉन में 1। फाइनली क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू एफ। मतलब क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो कूलम फोर्स लगता है, जो फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म में डिफाइन किया जाता है, उसी की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है। अच्छा चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो होता है ना, इसको पॉइंट चार्ज दिया जाता है। क्या लिया जाता है भाई, पॉइंट चार्ज लिया जाता है, इसलिए क्यू नोट हम लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करेंगे, मैंने कल भी डिस्कस किया था। इसको यूनिट होती है एक तो न्यूटन पर कूलम। क्या यूनिट होती है भाई, न्यूटन पर कूलम। देखो इसकी क्या होती है, न्यूटन होती है, इसकी क्या होती है, कूलम होती है, तो न्यूटन अपॉन में कूलम। अच्छा, एक यूनिट और होती है इसकी, वोल्ट अपॉन में मीटर। क्या होती है भाई, वोल्ट अपॉन में मीटर। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सबसे इंपोर्टेंट यूनिट आपके पास रहने वाली है, V अपॉन में M, मतलब वोल्ट पर मीटर। ओके, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसके डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन आ जाएगी सिंपली m1 l1 t-2। ये डायमेंशन आपके पास किसकी आ गई, न्यूटन की, और कूलम की हो जाएगी a1 t1। क्या जाएगी, a1 t1। तो फाइनली हमारे पास डायमेंशन क्या निकल के आ रही भाई, m1 l1 t-3 a-1। ये डायमेंशन आई है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, है ना। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें बस इतनी ही बात करेंगे। आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ई वेक्टर। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई वेक्टर लिखा हूं, ई वेक्टर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब मेरे को ये बताओ कि जैसे मैं ऐसा रख दूं, मान लो ये कोई चार्ज हमारे पास क्यू है और ये हमारे पास चार्ज कोई क्या है, क्यू नोट है ना। दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स है, फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है बच्चों, क्या लग रहा है, वो लग रहा है F इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर। क्या हो भाई, के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, आर दे रखी हो, है ना, आर दे रखी हो। तो फोर्स क्या लग जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर लग जाएगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, तो बाद में इंटेंसिटी मैंने क्या लिखाई थी, अभी F अपॉन में क्यू नोट लिखाई थी या नहीं लिखाई थी, F अपॉन में क्यू नोट है ना। ये वैल्यू इस F की जगह पे जब हम पुट करते हैं बच्चों, तो हमारे पास आती है के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, और ये क्यू नोट यहाँ पे पहले से था, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो E इज इक्वल टू हमारे पास आएगा भाई, ई वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है भाई बच्चों। चलो आगे बात करते हैं, अपने डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, तो और आगे भी मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा दूंगा, हर चीज, हर फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे
और हर चैप्टर की ऐसी ही एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसमें जितने भी फॉर्मूले होते हैं, किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से ध्यान से समझते रहना है। चलो भाई आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की किससे डिनोट किया जाता है? फाई से ई लगा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी आ जाएगा। ठीक है ना, वो आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिस्कशन यहां पे कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखा जाता है, चलो डी5 बताते हैं पहले। डी5 होता है ई डॉट डी एस। क्या हो जाता है भाई? ई डॉट डी एस। तो डी5 इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा। अब मेरे को ये तो क्या है, छोटे से एरिया के कारण, छोटे एरिया के कारण यहाँ पे फ्लक्स दिया गया है। अब मेरे को क्या चाहिए? कंप्लीट फ्लक्स चाहिए। क्या चाहिए भाई? कंप्लीट फ्लक्स मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फाई इज इक्वल टू, कंप्लीट फ्लक्स के लिए फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन है ना, तो वो आ जाएगा डी5। ये इसको बोल दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस थीटा, है ना। ये आ जाएगा आपके पास टोटल फ्लक्स। बात आ गई समझ में? फ्लक्स क्या होता है? किसी भी एरिया में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है ना, किसी भी एरिया में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को, उनको ही फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले तो वो आगे अभी हम डिफाइन करेंगे जब हम गाउस लॉ के अकॉर्डिंग गाउस लॉ पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको फ्लक्स डिफाइन करके बताऊंगा, है ना। और वही डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है। बाय चांस आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करो, तो वही डेफिनेशन आपको लिख के आनी है। ठीक है ना भाई। अच्छा, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है वोल्ट इंटू में मीटर। क्या होती है भाई? वोल्ट इंटू में मीटर। चलो, एक होती है न्यूटन अपॉन में कूलम इनटू में मीटर स्क्वायर, एक यूनिट ये होती है। दोनों की दोनों यूनिट कहां से निकल के आई है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट से निकल कर आई है। दोनों की दोनों यूनिट कैसे निकल के आई है, चलो डिस्कस कर लेते हैं भाई बच्चों। ई की यूनिट अभी अभी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? न्यूटन अपॉन में कूलम पढ़ी थी, एक पढ़ी थी वोल्ट अपॉन में मीटर, दोनों पढ़ी थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या देखो, फ्लक्स में यहाँ पे क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है, ये रहा। क्या दे रखा भाई? एरिया। और एरिया की यूनिट हमारे पास क्या होती है? मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। मीटर स्क्वायर होती है भाई। ठीक है, तो फ्लक्स की यूनिट, फ्लक्स के लिए मैं निकालूं तो क्या जाएगी? ई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? न्यूटन अपॉन में कूलम, और एरिया की क्या जाएगी? मीटर स्क्वायर। एक तो ये यूनिट हो गई, एक यूनिट ये लिखूंगा वोल्ट अपॉन में मीटर, और इसकी लिखूंगा मीटर स्क्वायर। बात आ गई समझ में? यहाँ पे तो डायरेक्टली न्यूटन अपॉन में कूलम इनटू मीटर स्क्वायर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो एक यूनिट तो ये आ जाएगी। दूसरी यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी? वोल्ट, ये एक मीटर कैंसिल, तो वोल्ट इंटू में मीटर, एक यूनिट ये आ जाएगी। दो यूनिट हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स की आ चुकी है। क्या हो गया? आ चुकी यूनिट। ठीक है भाई, चलो और आगे बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन निकाली थी ना हमने। अरे डायमेंशन निकाली थी ना, बोलो समझ गए क्या? समझ में नहीं आ रहा? लग गया डोड़। डायमेंशन निकाली थी ना अभी अभी हमने। वो क्या निकाली थी भाई? M1 L1 T-3 A-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन आई थी नहीं आई थी? ठीक है। और यहाँ पे क्या है? मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर की यूनिट क्या, डायमेंशन क्या आती है? L2। तो फाइनली फ्लक्स की डायमेंशन हमारे पास निकल के आएगी M1 L3, क्या हो जाएगा? 2A, T1 के 3, और ये T-3, और ये A-1। ये फ्लक्स की यूनिट आ गई। सॉरी, यूनिट नहीं, डायमेंशन आ गई। फ्लक्स की डायमेंशन हमारे पास आ चुकी है ना। तो समझा करो भाई चीजों का, ऐसे गुस्सा मत दिलाओ, मुंह में फोड़ दूं मैं, गुस्सा आ रही है। समझ में आ गई इतनी बातें सभी को? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया हमने। ठीक है, अब और आगे डिस्कशन को लेकर चलते हैं। चलो भाई, आगे का टॉपिक हमारा रहेगा, अच्छा, डाइपोल मोमेंट। क्या होगा भाई? डाइपोल मोमेंट, पी से इसको डिनोट किया जाता है। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो?
डायपोल मोमेंट रोज की रोज आप डिस्कशन कर लेते हो। पहले दिन क्लास बताई थी उसमें भी डायपोल मोमेंट, दूसरे दिन बताई उसमें भी डायपोल मोमेंट, तीसरे दिन बताई उसमें भी डायपोल मोमेंट। अरे भाई मेरी गलती नहीं, पता नहीं मुझे क्या कैसे लग रहा है, ये तो मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार 90 पार नहीं, ऐसा नहीं। क्या होता है, डायपोल मोमेंट अब की बार पूछने के मैक्सिमम चांसेस है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आओ, इसकी डायरेक्शन पूछो, इसकी यूनिट पूछो, इसकी डायमेंशन पूछो, इसका फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आओ, चाहे इसके ऊपर क्या हो भाई, क्या बोलते हैं उसको, जब बोलते हैं इसका फॉर्मूला पूछो, इसकी डेफिनेशन पूछो, ठीक है ना। डायपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस मुझे लग रहे हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और लास्ट तक आपको याद भी हो जाएगा। डायपोल मोमेंट होता है कि कोई भी दो चार्जेस है बिल्कुल नजदीक रखे हैं, इनका जो नेचर है वो डिफरेंट है, लेकिन क्या है भाई, सॉरी, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, बिल्कुल नजदीक रखे हैं। या तो इनको मैं मान लो 2a डिस्टेंस के ऊपर रखे हैं, कहीं कहीं पे आपको d भी देखने को मिल जाएगा। तो डायपोल मोमेंट जो होता है ना, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया, क्यों, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, तो p इक्वल टू होता है 2a क्यू, क्या होता है भाई 2a क्यू, है ना। या फिर अगर मैं d को लेता हूं ना तो क्यू d आ जाएगा। बात आ गई समझ में, ये होता है डायपोल मोमेंट। यूनिट में बता दूं तो कूलम इंटू में मीटर होती है, और डायमेंशन की बात करूं तो कूलम की क्या होती है A1 T1, है ना, तो मीटर की L1 T1 A1, ये डायमेंशंस आ गए हमारे पास। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है ना, या डायपोल की वजह से एक्सियल पर, इसकी एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो E वेक्टर ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल के ऊपर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी आपके पास E वेक्टर इज इक्वल टू 2kp अपॉन में r क्यूब, 2kp अपॉन में r क्यूब, कहां पे आएगी भाई, एक्सियल पे आएगी। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं हम इक्वेटोरियल के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E वेक्टर ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल, अगेन इक्वेटोरियल के ऊपर क्या हो जाएगी, ई वेक्टर अपॉन में kp अपॉन में r क्यूब, और इन दोनों का वो भाई, इन दोनों का रेशियो पूछे जाने के चांसेस है, वो मैं कल आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि इन दोनों के ऊपर रेशियो कैसे पूछा जा सकता है, कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का जो रेशियो है वो बताओ। तो इसका और इसका रेशियो पूछता है तो 2:1, और इसका और इसका पूछता है तो 1:2, वो उल्टा सुल्टा हो जाएगा, वो मैंने कल की वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था, ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। तो ये डायपोल मोमेंट हो गया ना, इनके डेरिवेशन आने के कोई चांसेस नहीं है, बिल्कुल फालतू के पचड़े में नहीं पड़ना है किसी को भी, मैं फिर से बता रहा हूं। इनकी जो डेरिवेशन है ना, एक्सियल के ऊपर कैसे फाइंड करते हैं और इक्वेटोरियल के ऊपर कैसे फाइंड करते हैं, कोई जो मेरे जैसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रही कि सर कैसे करें, बार बार करके देख लेते, समझ में नहीं आ रही, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, बार बार करके देख लेते भूल जाते हैं भाई, है ना। तो इनके आने के बहुत कम चांसेस, रेयर चांस, मैं मान लू कि है ही नहीं, ये मान लो, ठीक है ना। तो बिल्कुल फालतू के समस्या में नहीं पड़ना है किसी भी बच्चे को। पूछेगा इनसे क्वेश्चन तो रेशियो पूछ सकता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेशियो ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछने की उसकी औकात है। चलो आगे बात कर लेते हैं टॉर्क ड्यू टू डायपोल। टॉर्क ड्यू टू डायपोल, डायपोल की वजह से टॉर्क क्या होता है, तो इज इक्वल टू पी वेक्टर इंटू में ई वेक्टर, क्या होता है भाई, पी वेक्टर इंटू में ई वेक्टर, और मैं इन वेक्टर को हटा दूं तो पी ई साइन क्या आ जाएगा भाई, थीटा आ जाएगा। ये कल भी मैंने डिस्कशन किया था, आज फिर से बता दिया, आपको ध्यान में रखना है ना, टॉर्क इक्वल टू। अच्छा एक चीज ध्यान में रखो कि यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कि टॉर्क इक्वल टू आपको दे सकता है कि क्या होगा भाई, मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें आपको बोल सकता है, तो वहां पे आपको क्या करना है कि ऐसा भी आपको दे देगा भाई, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, ये दोनों ही कंफ्यूजन वाले हैं, है ना। तो दोनों कंफ्यूजन वाले हैं ना, जिसमें पी पहले आएगा उसको डायरेक्ट टिक करना है, ये गलत है, ये सरासर गलत है बच्चा। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में हम आगे पीछे नहीं कर सकते, एक जगह ही रखना होगा, समझ में। तो ई वेक्टर इंटू में पी वेक्टर गलत है, पी वेक्टर इंटू में ई वेक्टर कंप्लीटली राइट है, ठीक है। अच्छा थीटा की वैल्यू अलग अलग पुट करके वो मैंने आपको बता दी थी कल की वीडियो में,
तो ध्यान से उसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। गाउस लो, गाउस ने क्या कहा, इसने भी आगे फ्लक्स के बारे में अपना स्टेटमेंट दे दिया। क्या स्टेटमेंट दे दिया, तो इसने कहा कि स्टेटमेंट किसी भी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाई जो होगा वो उस सरफेस के अंदर प्रेजेंट टोटल चार्ज है ना, सम ऑफ चार्ज और 1 में एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट होगा, 1 में एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट होगा। ये बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट। बात आ गई समझ में? रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ द सरफेस। एक सरफेस के चार फोर्स के इक्वल होगा, सॉरी फ्लक्स के इक्वल होगा। बात आ गई समझ में? यहां से ये डेफिनेशन बताई थी गाउस ने फ्लक्स की। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे आता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था कि ई वेक्टर ड्यू टू थिन होलो स्फीयर, होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आउटसाइड, ई सरफेस और ई इनसाइड। ये क्या देगी, आउटसाइड की जो डिस्टेंस है ना वो क्या था, देखो यहां पे कुछ ऐसी कंडीशन थी, यहां पे कोई पॉइंट पी था और इसकी रेडियस थी वो कैपिटल आर थी और ये पॉइंट पी जो है प्रेजेंट था स्मॉल आर पे, तो यहां पे आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा भाई, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन में, देखो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, फर्क सिर्फ इतना होगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। जब सरफेस के ऊपर आ जाएगी ये पॉइंट खिसक कर यहाँ पे आ जाएगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलो। और अंदर अंदर भाई देखो होलो स्फीयर बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। अब बिल्कुल खाली पड़ा है तो चार्ज इक्वल टू कितना है भाई, यहाँ पे चार्ज जीरो है। कितना भाई, चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या खाक बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बात आ रही समझ में? ठीक है भाई, चलिए आज के वीडियो के लास्ट फॉर्मूले का डिस्कस कर लेते हैं, जो इस चैप्टर के लास्ट फॉर्मूले हैं, और बाद में हम अगर टाइम रहा तो क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन की आपके लिए अलग वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना, क्वेश्चन की अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन प्लेट, है ना, थिन प्लेट की वजह से। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग थिन प्लेट होगी, वो कैसी होगी भाई, नॉन कंडक्टिंग थिन प्लेट होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग थिन, नॉन कंडक्टिंग प्लेट या फिर लेयर। बात आ रही समझ में, नॉन कंडक्टिंग प्लेट या लेयर जिसके ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे देखो ऐसी प्लेट नहीं होती, ऐसी प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कंप्लीटली। बात आ रही समझ में? अब इसके ऊपर जो है ये नॉन कंडक्टिंग है, दो कंडीशन आएंगे, कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है भाई, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे होती है हमारे पास नॉन कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेरिवेशन के लिए आपके लिए अलग वीडियो आएगी, अभी फॉर्मूले की वीडियो है तो ध्यान से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही देखो। डेरिवेशन करवाऊंगा मैं इन सभी की, ध्यान से देख लेना बाद में, है ना। अब मैं बात करूंगा ये किसकी कंडीशन है, नॉन कंडक्टिंग की कंडीशन है। अब मैं बात करूंगा कंडक्टिंग प्लेट या फिर लेयर, है ना, कंडक्टिंग प्लेट या लेयर, और वो हो जाएगी ई वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बात आ गई समझ में सभी को? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, इसका आधा हो जाएगा। बात आ रही समझ में थोड़ी बहुत, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, मतलब कंडक्टिंग के टाइम पे नॉन कंडक्टिंग का तो डबल हो जाएगा, और नॉन कंडक्टिंग के टाइम पे कंडक्टिंग का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये इसका हाफ है। चलो बात करते हैं फिर अभी थिन वायर की वजह से क्या हो जाएगा भाई, थिन वायर किसकी वजह से भाई, थिन वायर की वजह से। समझ में आ गया ना, चार्ज्ड थिन वायर है कोई, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
के लेमडा अपॉन में आर, क्या हो जाएगी भाई, के लेमडा अपॉन में आर, 2 के लेमडा, सॉरी 2 के लेमडा अपॉन में आर, ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लेमडा अपॉन में आर, ये आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज थिन वायर। एक थिन वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन में आर। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस सिर्फ इतना ही डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कशन करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आधे घंटे की वीडियो का टारगेट रखा था और आधा घंटा आपको पढ़ाते हुए हो गया है। ठीक है, तो आगे और ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात, अभी जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी बेनिफिशियल लग रहा है, आपको थोड़ा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, या कंप्लीटली बेनिफिशियल लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, हमें भी तो पता लगे कि भाई हाँ भाई जो हम कंटेंट बच्चों को दे रहे हैं वो अच्छा है नहीं है ना। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसको हम आगे सुधारने की कोशिश करें। ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान से समझ देना हर वीडियो को, कंटेंट आपको 100% जेन्युइन मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। रात भर मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं भाई, है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल हल्का मिलेगा आपको, ऐसा नहीं होगा, एकदम हलवा जो एग्जाम में डिट्टो मिलने वाला है। ठीक है ना, ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।